कि आप अपनी पढ़ाई को किस तरीके से स्मार्ट स्टडीज में बदलें। दूसरा, आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर किस तरीके से फोकस करें। और तीसरा है करियर ऑब्जेक्टिव को अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर और नॉट? तो किन तीन फैक्टर पे फोकस करने जा रहे हैं बताइए बच्चों। अपनी स्टडीज को स्मार्ट स्टडीज में बदलना है। इससे आउटपुट क्या मिलेगा? मिनिमम स्टडी एंड मैक्सिमम, राइट। दूसरा पॉइंट है आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का किस तरीके से कंट्रोल करें और अपने करियर ऑब्जेक्टिव को एज पर योर पर्सनल स्किल्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, राइट। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऐसा मैंने कर लिया बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली करें कैसे, इस पर हमारा फोकस है। तो यहाँ पर कैमरा बना दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये रामबाण गाइडेंस के अंतर्गत यदि आप करते, अब दबाव में लिखा रहता है रामबाण दबाव लिखा रहता है, सुना है ना बच्चों। तो रामबाण गाइडेंस के थ्रू यदि आप अपनी स्टडीज करते हैं तो आपको लगता है और उसका एक बार से आउटपुट नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जो है स्टडी मिनिमम और आउटपुट मैक्सिमम और बिग एक्यूरेसी मैनेजमेंट है। अब ये पॉइंट पहला ही आता है कि रामबाण गाइडेंस का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, उस पर थोड़ा सा समझना चाहिए। राम के विषय में सभी बच्चों ने सुना है ना? राम के साथ और क्या सुना है? रावण को भी सुना, राइट। राम ग्रेट कब हुए? जब रावण को उन्होंने हराया, राइट, तभी तो हुए। तो आप राम की सेना को एनालाइज कीजिए, तो राम के पास संसाधन कम था लेकिन वो ग्रेट हो गए। उन्होंने मारने के बाद राम क्या हो गए? पुरुषोत्तम श्री राम हो गए, पहले नहीं थे। तो आप अभी स्टूडेंट हो, अब आपको टॉप रैंकर बनना है, तो आपको राम की कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। और राम की कंडीशन को बेटा तभी फॉलो कर पाओगे जब आप उनको एनालाइज करोगे। राम के पास संसाधन कम था कि ज्यादा था? बताइए, कम था। इसका मतलब है कि आप जो भी स्टडीज कर रहे हैं उसमें संसाधन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप टॉप परफॉर्मर बनना चाहते हैं। यदि आप अपने किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट आउटपुट लाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? राम का क्या टारगेट था? रावण को मारना। और राम के साथ जो भी सेना थी उन सबका क्या टारगेट था बेटा? किसी और को मारना कि रावण को मारना? रावण को मारना। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए, रावण को मारना, है ना। अब यहाँ पर आप राम को देखिए, राम और अदर सेना जो थी उसको थोड़ा सा एनालाइज करते बड़ा, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट बात है। राम को विभीषण ने बताया था कि यदि रावण के नाभि पर या सेंटर मास पर यदि आप हिट करते हैं तो रावण मारा जाएगा। तो राइट गाइडेंस किसने दिया आपको? विभीषण ने दिया, राइट। अब जो अदर सेना थी वो केवल रावण को मारना चाहती थी लेकिन राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रही, राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रही। जबकि राम ने राइट डायरेक्शन में फोकस किया और जो अदर लोग थे सेना के वो राइट डायरेक्शन में फोकस नहीं कर रहे। तो राम में एक हमें कैटेगरी पता चली कि यदि हम राइट डायरेक्शन में अपनी स्टडीज को करते तो मिनिमम स्टडी में हम एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते हैं। मैक्सिमम हमने हटा दिया और एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, राम जब लड़ रहे थे राइट डायरेक्शन में जब लड़ रहे थे
तब भी आ रहे थे। इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में पढ़ने के बावजूद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। तो वहां पर उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। यदि मान लीजिएगा राम और रावण का बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है और राम जो है तीर को सही दिशा में छोड़ रहे हैं और वो 40 मीटर पर जाके रुक जाता है, तो क्या टारगेट पूरा होगा? बोलिए थोड़ा। नहीं होगा। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए यदि आप उस जगह होते तो क्या सोचते हैं? इस तीर में क्या फैक्टर हम डेवलप करते हैं ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए? बताइए, सोचिए जरा, बताइए। आगे कैसे करेंगे? क्योंकि फिर तो आप यहाँ पर खड़े 40 मीटर पे रुक रहा है, आपको 50 मीटर पे जाके छोड़ना है, तो क्या करें ताकि वो हिट कर जाए? पावर बढ़ाना। वेरी गुड। तो अपने आप माइंड में रहे, क्योंकि बच्चे ने सोचा तो आइडिया आएगा। आप ही लोगों ने बताया, मैंने तो नहीं बताया, आप लोगों के इससे 2-4 बच्चों ने बोला आंसर। पावर बढ़ानी। तो पावर कौन बढ़ाएगा? छोड़ने वाला। छोड़ने वाले को बढ़ाएगा। तो छोड़ने वाला यहाँ पर कौन है? तो राम ने पावर डेवलप कैसे किया? उन्होंने प्रे किया माता रानी से 9 दिन, और 9 दिन के बाद क्या आता है? दशहरा। दशहरा के दिन राम ने रावण को मारा, पावर ले ली। तो कहने का मतलब है कि यदि आप राइट डायरेक्शन में आप स्टडी करते हैं, बिग पावर करते हैं, तो राम की तरह आप ग्रेट हो सकते हैं। आपके ढंग से बोला जाए, अपनी स्टडीज को स्मार्ट स्टडीज में इन 2 कंडीशन के थ्रू आप कन्वर्ट करें और इसके थ्रू आप एक्सीलेंट आउटपुट ला सकते हैं, टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। अब पावर का मतलब क्या है और राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों फैक्टर अब प्रैक्टिकली हमको स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है? अप्लाई करना। और यदि हमने अप्लाई करना सीख लिया तो 2 घंटे की स्टडी में आप अपने स्कूल और बोर्ड एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्म तो करेंगे, स्किल्स को भी पहचान जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिना किसी कोचिंग आप जो है क्रैक कर सकते। कोचिंग में कोर्स फिनिश होता है, कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन बिना पावर के यदि आप करोगे तो आप कोई भी गाइडेंस बहुत बढ़िया दे दे, टीचर भी देंगे, मैम भी देंगे, मैं भी दे दूं, कुछ होने वाला नहीं। ये बात तो आपको समझना है। पावर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये पावर कोई टीचर और कोई भी मेंटर प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके लिए आपको खुद लगना पड़ेगा। ये पॉइंट में आपको प्रैक्टिकली आपको समझना। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, अब पॉइंट आता है राइट डायरेक्शन में कैसे पढ़ें। कोई भी कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिक्स है इसलिए जनरल बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो टारगेट होता है कि अच्छे नंबर आ जाए। कितने बच्चों का होता है बताइए? ज्यादातर बच्चे एक तो फोकस करते हैं कि यदि ये पढ़ लिया इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर आ जाएंगे। एक होता है ये माइंड सेट आप चेंज कर दो, क्योंकि नंबर लाना एक लालच का प्रतीक है और जहां लालच है वहां पर डेडिकेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। आप ग्राउंड लेवल पर उसको भी पढ़ते हो, उसे जल्दी वाली में से सीखना चाहिए। होता ही नहीं, मान लीजिएगा एक जगह कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और बोल दिया कि तो वहां पे क्या होता है जल्दीबाजी में लोग उसे लेना चाहते हैं, मतलब कम भी करते हैं और उससे डिस्टर्बेंस भी हो और डिस्टर्बेंस से कभी आउटपुट नहीं आ सकता। तो आप क्या करें, जो भी कंसेप्ट है उसे पढ़ने के पहले आपको ये नहीं सोचना है कि हमें नंबर लाना है।
आपको डेली लाइफ में कनेक्ट करना। डेली लाइफ में जैसे कि आप उसका सुबह से शाम तक कहां पर डेली लाइफ में उपयोग में लाते हैं, ये आप उससे सीखो। जैसे कि यदि हमने एक एग्जांपल लिया, जनरल में ले आओ, आप चलती हुई ट्रेन है मान लीजिएगा और उस पर आप बैठे, सभी लोग बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चों को आता है। एक ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन पर आप बैठे, चलती ट्रेन पर आप बैठे और मैंने बोला कि सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है, खिड़की से देखो तो क्या लगता है बेटा बताइए, रुके हुए कि चलते हुए? ऐसा फील होता है कि नहीं? अब यहां पर आप वही ट्रेन रुक गई, अब वही ट्रेन रुक गई, अब वही ट्रेन रुक गई, अब कैसा फील होता है बेटा, रुका हुआ कि चलता हुआ? ऐसा फील होता है। अब मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं, अब सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, तो कैसा फील होता है, रुका हुआ कि चलता हुआ? सड़क पर खड़े रुका हुआ फील होता है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, आप जिस फ्रेम पर, ये फ्रेम पर मान लो ये है, यहां से आप देख रहे हैं कि किसका फ्रेम है, ईंटों का फ्रेम है, ठीक है। आप ट्रेन से देख रहे हैं, ट्रेन किसका फ्रेम है, लोहे का फ्रेम है कि नहीं बताइए। अब अलग अलग फ्रेम से जब आप देखते हैं तो एक आपका जो आंसर है वो आपका रुका हुआ फील हो रहा है और एक चलता हुआ। रियल क्या है, चल रहा है कि रुका है बताइए? रुका है। तो एक्चुअल हमेशा रुके हुए फ्रेम से पता चलता है और चलते हुए फ्रेम से एक्चुअल पता, उसे हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने क्या किया, डेली लाइफ से कनेक्ट किया, और ये सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट सबसे कठिन है। तो आप लोग क्या करें, उस हर एक कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से क्या करना है, कनेक्ट करना है। और जब डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो अपने आप आपको आइडिया आएगा, अपने आप उसके की पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और अपने आप लिखना सीख जाएंगे। अब डेरिवेशन आता है, लोगों में आता है ना, जब डेरिवेशन आता है या कोई थ्योरी लिखनी है तो आप लोग क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो जब रटते हैं तो क्या होता है, कुछ स्टेप हम लोग भूल भी जाते हैं। यदि 4 नंबर का सवाल है तो कुछ स्टेप ना लिखने की वजह से हमको पूरे नंबर नहीं मिल पाते। यदि आप इस प्रोसेस के थ्रू यदि कॉन्सेप्ट को बेटा समझेंगे, क्या प्रोसेस है कि कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में आप कनेक्ट कीजिए। एक हमने एग्जांपल के जरिए आपको बताया, राइट, और उसके थ्रू आपके माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, अगला आइडिया अपने आप क्रिएट हो जाएगा और वो स्टेप की पॉइंट्स अपने आप क्लियर होने की वजह से आप उस स्टेप को जब लिखेंगे उसी को हम डेरिवेशन बोलते हैं। इसमें 2 फायदे, रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, बोलिए, रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, डेरिवेशन अपने स्टाइल से लिख लेंगे और आपको आउटपुट में एक्शन होगा। आप कहेंगे कैसे लिखेंगे, हमें एक एग्जांपल लेते हैं जो सब चाय आप लोग बना लेते, आप बना लेते हैं, क्या करते? अब आप इसको रिवाइज करके आए थे, आप कितने दिन पहले चाय बनाई थी? नहीं, अभी रिसेंटली आपने लास्ट टाइम कल बनाया। आपने इन्होंने बताया कि चाय के जो स्टेप बताए बनाने के, उन्होंने बताया कि कभी हमने रिवाइज नहीं किया। आपने पूछा, मैंने तुरंत बता दिया। जब आपके टेस्ट होते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, रिवर्स बात करते हैं कि पहले पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब हम टेस्ट देंगे।
इसका मतलब है क्या कमी आ रही है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। आपको चाय बनाने में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप तुरंत बिना किसी कंफ्यूजन के आप बोल रहे हो और अपने आप स्टेप आपकी क्लियर हो गया, आप बता रहे हैं। जबकि पढ़ाई में क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं या कोई एग्जाम देते हैं तो कहते हैं टाइम दीजिए, इसका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम क्यों था? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप गाड़ी चलाते एक दिन सीख लिया और फिर आप मैंने बोला हाईवे पे जाइए तो आप डर लगेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी कहीं भी भेजे तो आप डर नहीं होगा। इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है प्रैक्टिस की कमी। और प्रैक्टिस क्यों कम है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से जब आप करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप बेटा क्लियर हो जाएगा। उसके जो बारीकी पॉइंट्स है या जो की पॉइंट्स हैं आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब उसे आप फॉलो करेंगे तो आपके जो डेरिवेशंस है, जो कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी लिखने की जो प्रोसेस है उसमें भी फुल नंबर आने लगेंगे। राइट पॉइंट क्लियर हुआ। अब पॉइंट आता है कि आप जब किसी एग्जाम को देते हैं तो क्या होता है? हमारी तैयारी जबरदस्त होती है लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं आता। तो पॉइंट आता है कि उसमें कमी क्या रहती है? उसमें रहती कमी एक्यूरेसी की और टाइम मैनेजमेंट। एक्यूरेसी का मतलब मान लीजिए 10 सवाल आपके टेस्ट पेपर में आए, उसमें से 8 आपने अटेम्प्ट किए और 8 में से 6 सही हो गए और 2 गलत हो गए। तो इसका मतलब एक्यूरेसी की लैकिंग है कि नहीं बताइए आप? कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी का मतलब है जितना आपने अटेम्प्ट किया है वो गलत होना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी तो आपका स्कूल में तो चल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में चल जाएगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं तो गलत में भी नंबर मिलता है। एक सवाल गलत होने में -1 नंबर दिया जाता है। इससे साबित होता है एक सवाल गलत होने -1 मत सोचिए, 5 नंबर का अंतर आता है। +4 ये नंबर कम हो गया, ध्यान आता हूँ सही, 5 नंबर का अंतर आता है। एक बच्चे का 4 नंबर आया और एक बच्चे का -1, कितना अंतर है? मान लीजिए एक ही सवाल आया, एक का सही हो गया और एक का गलत हो गया, तो गलत वाले को क्या मिलेगा? -1 और सही वाले को क्या मिलेगा? +2। कितने नंबर का अंतर है? 5 नंबर का अंतर है। ज्यादातर बच्चे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके जवाब में यही है कि यार -1 नंबर ही तो कट रहा है, एक ही नंबर तो कम हो रहा है। एक नंबर कम नहीं होता है, एक सवाल गलत होने में 5 नंबर की कमी आ जाती है, अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी एग्जाम को आप अभी से सीरियस हो जाएंगे। अभी आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आप अभी से उस कार्य को करना शुरू कर देंगे तो दिसंबर तक आपके अंदर वो फैक्टर डेवलप हो जाएगा। यदि आप अगली साल शुरू करोगे तो 12वीं के बाद होगा, तो करना पड़ेगा। तो यदि आप अभी से यदि आप कर देते हैं एक्टिविटी तो नेचुरली आपके अंदर 2-4 महीने में ये फैक्टर डेवलप होगा। तो क्या करें ऐसा जिससे ये फैक्टर डेवलप होने से कमांड हो जाए? तो जो आपके यूनिट टेस्ट आपके हो रहे हैं उसे आप सबसे पहले सीरियस लें। ज्यादातर बच्चे सीरियस नहीं लेते 11वीं क्लास, और 11वीं क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11वीं क्लास का वेटेज ज्यादा होता है और 12th का कम होता है, ये आपको पता होता है कोई भी एग्जाम। तो यदि आप उस एग्जाम को बिना किसी कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर ऑफ प्रेशर के यदि आप क्रैक करना चाहते हैं विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपको ये फैक्टर अभी से करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट क्या? सीरियस रहना। सीरियस का मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, यम पेपर अच्छा है, अपनी पूरी ताकत लगा देनी, उसकी